हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4। देखिए आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो यानी आपको वंशागति के साथ साथ यहाँ पे जो विविधता या वेरिएशंस होते हैं उसके सिद्धांतों के बारे में भी पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे जेनेटिक्स के ऊपर यहाँ पे जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आनुवंशिकी शब्द है, यानी कि जो जेनेटिक्स वर्ड है, इसको दिया किसने। तो आपको याद रखना है कि ये जो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले 1906 में किसने किया था? विलियम वेटसन ने किया था। किसने किया था? विलियम वेटसन ने सबसे पहले आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। अब यदि हम बात करते हैं तो वंशागति एवं विविधता के चैप्टर में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आनुवंशिकी होती है, आनुवंशिकी के अंतर्गत हम आनुवांशिकता का भी अध्ययन करते हैं और विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं। यानी हम वंशागति का भी अध्ययन करेंगे और हम वेरिएशंस या विभिन्नताएं क्या होती है इनका भी अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के आनुवंशिकी के अंतर्गत हम आनुवांशिकता और विभिन्नताएं दोनों का ही अध्ययन एक साथ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम बात करते हैं वंशागति आनुवांशिकता या हेरिडिटी क्या होती है, तो आनुवांशिकता की यदि हम बात करते हैं, देखिए आनुवांशिकता क्या होती है। कोई भी यदि आनुवांशिक लक्षण है तो आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित होने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं आनुवांशिकता। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है, यानी कि वंशागति कहलाता है या कि हेरिडिटी कहलाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आनुवांशिकता क्या होती है। तो आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम कहते हैं आनुवांशिकता। इसके बाद देखिए हम विभिन्नताएं देखते हैं, क्योंकि वंशागति में, जेनेटिक्स में हम, आनुवंशिकी में हम वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखते हैं वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो देखिए वेरिएशंस या विभिन्नता की यदि हम बात करते हैं तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली जो असमानताएं होती है उन्हें ही हम विभिन्नताएं कहते हैं। आपस में मान लीजिए एक ही जाति के कई सारे सदस्य हैं, उन सदस्यों के बीच जो पाया जाने वाली असमानता है, मतलब आपस में एक दूसरे में क्या विभिन्नता है, उस विभिन्नता को ही हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहेंगे। तो यानी एक ही जाति के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के मध्य जो असमानता पाई जाती है एक दूसरे में, वही क्या कहलाती है? विभिन्नता या वेरिएशंस कहलाती है। अब बात करते हैं हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की। यदि हम बात करें आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? विलियम वेटसन ने दिया। तो सबसे पहले जो आनुवंशिकी की परिभाषा वो भी विलियम वेटसन ने ही दिया। विलियम वेटसन के अनुसार यदि हम बात करते हैं कि आनुवंशिकी क्या होती है, तो देखिए जीव विज्ञान या बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच या शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता तथा विभिन्नता दोनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम आनुवंशिकी कहते हैं। सेम वही परिभाषा जो आपको हमने स्टार्टिंग में बताई है कि वंशागति की जो आनुवंशिकी है उसके अंतर्गत हम वंशागति और विभिन्नता दोनों का अध्ययन करते हैं। तो सेम वही परिभाषा किसने दी है? विलियम वेटसन ने दी है। तो विलियम वेटसन ने क्या कहा कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता का और विभिन्नता का दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी की यदि हम बात करते हैं तो आनुवंशिकी के क्षेत्र में जिसने सबसे ज्यादा काम किया वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल की यदि हम बात करते हैं तो आनुवंशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मेंडल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में आनुवंशिकी के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए, जबकि कोशिका विज्ञान के बारे में भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी उस समय। तो उन्होंने ऐसे समय में, जबकि कोशिका विज्ञान के बारे में भी बहुत कम ज्ञान था, उस समय उन्होंने, मेंडल ने क्या किया कि वंशागति से संबंधित कुछ तथ्य या कुछ नियम दिए और उन्हीं नियमों को हम कहते हैं वंशागति के नियम। तो मेंडल की यदि बात करते हैं तो मेंडल ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य किए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया
कि वंशागति से संबंधित कई सारे सिद्धांत या नियम दिए, उन नियमों को ही हम वंशागति के नियम कहते हैं। तो वंशागति से संबंधित मेंडल ने जो अपने नियम दिए उन्हें हम वंशागति के नियम ही कहते हैं। तो मेंडल ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका विज्ञान के बारे में भी जब बहुत कम जानकारी थी उस समय ही मेंडल ने वंशागति से संबंधित कई सारे नियम दे दिए थे और उन्हीं नियमों को हम वंशागति के नियम कहते हैं। हालांकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि मेंडल के नियमों को उस समय के वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन आगे चल के मेंडल के नियम ने फिर पुनः जो है स्थान प्राप्त किया और बाद के वैज्ञानिकों ने उनके फिर उसी नियम को बाद में अपनाया। तो इन दोनों का कारण भी हम बताएंगे कि मेंडल की जो नियम है या मेंडल के जो वंशागति के सिद्धांत हैं उनको सफलता मिलने के क्या कारण थे और उस समय के वैज्ञानिकों ने नहीं मान्य किया तो उसके भी क्या कारण थे, वो आपको अगली वीडियो में पूरी की पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आप यहां पे देखेंगे कि मेंडल के जो वंशागति के नियम हैं, क्योंकि मेंडल ने कई सारे वंशागति के नियम दिए, इसी कारण से आपको याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। कभी कभी आपसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि विलियम बेटसन को ही हम आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो विलियम बेटसन को याद रखना है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे कि प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर बहुत सारे वंशागति से संबंधित अध्ययन किए थे, इसी कारण से इनको प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब यदि हम बात करते हैं वेरिएशंस या विभिन्नताओं की, तो आपने देखा कि वेरिएशंस या विभिन्नताएं क्या होती है। तो हमने क्या कहा कि यदि एक ही जाति के आपस में कई सारे सदस्य हैं और उन सदस्यों के मध्य जो असमानताएं पाई जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता या वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस देखिए कई प्रकार की हो सकती है। वेरिएशंस जो है वह मुख्यतया दो प्रकार की होती है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो विभिन्नताओं या वेरिएशंस का पहला प्रकार है कायिक या दैहिक विभिन्नताएं। अब चूंकि नाम से स्पष्ट है कि कायिक या दैहिक विभिन्नताएं, अर्थात इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वो मुख्य रूप से कायिक या दैहिक सेल्स के अंदर ही संपन्न होती है। तो कायिक या दैहिक विभिन्नता पहला है। दूसरा है आनुवांशिक विभिन्नता यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि पुनः से जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं ये पुनः से दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कायिक या दैहिक विभिन्नता क्या होती है। देखिए कायिक या दैहिक विभिन्नता की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वो किसी भी पर्टिकुलर जीव के अंदर वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यानी वातावरण में यदि चेंजेस आता है तो वातावरण में परिवर्तन के कारण ही ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो जैसे जैसे वातावरण का क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। तो कायिक या दैहिक विभिन्नता आपको याद रखना है कि इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है ये जीवों के शरीर में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण यानी कि वातावरणीय कारकों के कारण ही उत्पन्न होती है। ये विभिन्नताएं बेसिकली वंशागत नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये विभिन्नताएं अवंशागत होती है, अर्थात ये जो विभिन्नताएं होती है ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। क्योंकि यदि ये विभिन्नताएं वंशागति होती तो वंशागत यदि विभिन्नताएं होती तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित होती, लेकिन ये वंशागत नहीं होती हैं। जिस कारण से ही आपको याद रखना है कि ये विभिन्नताएं जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती हैं, क्योंकि ये विभिन्नताएं अवंशागत होती हैं। यदि हम बात करते हैं कायिक या दैहिक विभिन्नताओं की तो ये किसी एक विशिष्ट जीव तक ही सीमित रहती हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी वंशागति से संबंधित मान लीजिए विभिन्नताएं या कोई भी मान लीजिए रोग है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी रोग हो गया है अनुवांशिक रोग। अब यदि वो ऐसा रोग है कि अनुवांशिक रोग यानी कि वंशागत रोग नहीं है, तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर ये रोग हो गया है अगर वो रोग अनुवांशिक या वंशागत रोग नहीं है तो वो व्यक्ति जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके साथ उसके खत्म होने के साथ ही वो रोग भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यदि यही रोग अभी अनुवांशिक या वंशागत रोग होता तो ये एक पीढ़ी से फिर दूसरे पीढ़ी में चला जाता, अर्थात बच्चों में भी ये रोग पहुंच जाता। तो आपको यहां पे याद रखना है कि ये किसी विशिष्ट जीव तक ही सीमित रहते हैं।
चूंकि कायिक या दैहिक विभिन्नता का मतलब ही क्या होता है कि ऐसी विभिन्नताएं जो कि अवंशागत होती हैं, अर्थात ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित नहीं होती हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये विभिन्नता उत्पन्न हो गई है वो व्यक्ति जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये विभिन्नता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ ही इसकी भी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये विभिन्नताएं वंशागत तो होती नहीं है, अर्थात एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगी। तो कायिक या दैहिक विभिन्नता क्या होती है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं जो कि जीवों के शरीर में वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है, तो वातावरणीय या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण यदि कोई विभिन्नता उत्पन्न होती है तो उसे ही हम कहते हैं कायिक या दैहिक विभिन्नताएं। इसके बाद देखिए विभिन्नताओं की यदि हम बात करते हैं, दूसरी विभिन्नता है आनुवांशिक विभिन्नताएं यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस। आनुवांशिक विभिन्नताएं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये विभिन्नताएं जो होती है वो वंशागत होती हैं, अर्थात ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी फैलती हैं। तो ये विभिन्नताएं जनकों से संतानों तक फैलने वाली विभिन्नताएं होती है। अब आपको यहां पे एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वो जीवों में वंशागत फैलती है, लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वो जीवों के अंदर किस कारण से उत्पन्न होती है। तो इसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, जो जर्म प्लाज्म होता है, जर्म प्लाज्म में होने वाले परिवर्तन, यदि जीवों के जर्म प्लाज्म में यदि परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के कारण ही ये आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्योंकि देखिए जर्म कोशिकाएं जो होती है वो जनन में भाग लेती हैं। अभी आप पढ़ेंगे, आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है, मानव जनन वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है उसमें आपने क्या देखा है कि जो प्राथमिक जर्म कोशिकाएं होती है यानी प्राथमिक जो आद्य कोशिकाएं होती है वही तो सबसे पहले जनन में भाग लेती हैं, उन्हीं के कारण ही तो आगे चल के फिर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी आपको यहां पे यह देखना है कि यदि जर्म कोशिकाएं हैं तो जर्म कोशिकाएं जनन में भाग लेती ही लेती हैं। तो जर्म कोशिकाएं जो होती है वो जनन में भी भाग लेती हैं, अतः इसी कारण से ये विभिन्नताएं जो होती है वो वंशागत होती रहती हैं, क्योंकि जर्म प्लाज जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है कोशिकाओं के अंदर। तो जर्म प्लाज में अब जर्म कोशिकाएं भी होगी, तो जब जर्म कोशिकाएं होगी तो जनन की क्रिया तो होगी ही, तो जब जनन की क्रिया होती रहती है तो विभिन्नताएं बनी रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विभिन्नताओं से ही क्या होता है, विकास होता है। तो विभिन्नताएं जो होती है ये वंशागत होती है, अर्थात जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जर्म प्लाज्म के अंदर होने वाले परिवर्तनों के कारण यह विभिन्नता उत्पन्न होती है, और जर्म कोशिकाएं जो होती है वो लगातार जनन में भाग लेती हैं। और हमको पता है कि जनन के कारण ही जीवों की निरंतरता भी बनी रहती है, अर्थात यदि जनन नहीं होगा तो जीवों की जीवन लीला भी खत्म हो जाएगी। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यह प्रक्रिया आपको सबसे पहले याद रखना है कि वंशागत होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, और यह विभिन्नताएं जीवों में जर्म प्लाज्म में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। दोनों विभिन्नताओं में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको याद रखना है। कायिक या दैहिक विभिन्नता में आपने क्या देखा है कि वातावरण के कारकों का प्रभाव पड़ता है, और वातावरण के कारकों के प्रभाव के कारण ही कोशिकाओं के अंदर विभिन्नता उत्पन्न होती है। और उसी प्रकार आपने देखा कि आनुवांशिक विभिन्नता में क्या होता है, जो जर्म प्लाज्म होता है उसमें यदि कोई परिवर्तन आ जाता है या चेंजेस आ जाते हैं जिस कारण से ही ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। अब यदि हम बात करते हैं आनुवांशिक विभिन्नताओं की या जेनेटिक वेरिएशंस की, तो ये पुनः दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपको देखना है, एक तो है कंटिन्यूअस वेरिएशंस यानी कि सतत विभिन्नता, और दूसरी है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस यानी कि असतत विभिन्नताएं। देखिए दोनों काफी सरल है, यहाँ पे नाम से स्पष्ट है। सतत विभिन्नता का मतलब है कि ऐसी विभिन्नताएं जो कंटिन्यू होती रहती हैं, अर्थात ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक तो चलेंगी ही, लेकिन ये विभिन्नताएं खत्म नहीं होती है, तो कंटिन्यू रूप से ये विभिन्नताएं चलती रहती है। देखिए ये जनकों से संतानों में होने वाली सूक्ष्म एवं स्पष्ट विभिन्नता होती है, और इनको हम अस्थिर विभिन्नता भी कहते हैं। इनको हम अस्थिर विभिन्नता इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह विभिन्नता स्थिर नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। इसी कारण से तो हम इसे कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन यानी कि लगातार चलने वाली विभिन्नताएं।
और वहीं यदि हम बात करते हैं असतत विभिन्नताएं की, यानी कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस की, तो आपको याद रखना है कि यह विभिन्नताएं जो होती है जनकों से संतानों में होने वाली बड़ी एवं स्पष्ट विभिन्नता होती है और इनको हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं। तो उत्परिवर्तन का एक दूसरा मतलब भी आपको याद रखना है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि जीवों के यदि कोई आनुवांशिक गुण हैं तो जीवों के आनुवांशिक गुणों में यदि अचानक कोई परिवर्तन आता है तो उसे ही हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो यहां पे ये एक दूसरे के विपरीत हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्परिवर्तन का मतलब क्या होगा यहां पे, उत्परिवर्तन का मतलब यहां पे ये है कि जनकों से संतानों में लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जाएंगे, लेकिन ये लक्षण जो है लगातार नहीं जाएंगे। ये लक्षण एक किसी भी समय में रुक सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं। तो दोनों में बस यही अंतर रखना है कि सतत विभिन्नता का मतलब होता है ये विभिन्नताएं लगातार चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती हैं, अर्थात ये अस्थिर विभिन्नताएं होती है, रुकती नहीं है। वहीं असतत विभिन्नता जो होती है ये भी वंशागत होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, लेकिन ये किसी भी समय ये विभिन्नताएं रुक सकती है या बंद हो सकती हैं, स्थिर हो सकती हैं, जिस कारण से इनको हम स्थिर विभिन्नताएं भी कहते हैं। तो यहां पे देखिए पूरी की पूरी जेनेटिक्स या वंशागति की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।